हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं 2020 में आई द 100 कैंडल्स गेम मूवी की, जो कि एक हॉरर थ्रिलर है एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग्स मिले हैं 5.3 आउट ऑफ 10। मूवी की शुरुआत में हमें कुछ लोग एक गेम खेलते हुए दिखाए जाते हैं जिसका नाम 100 कैंडल्स होता है। वो एक सर्कल में अपने आसपास 100 कैंडल्स जलाकर बैठ जाते हैं। उनका ऐसा मानना है कि इस गेम से वो आत्माओं को बुला सकते हैं। एरिका नाम की लड़की उन्हें रूल्स बताती है कि इस गेम में एक कैंडल उठाकर उन्हें बारी बारी से एक डरावनी कहानी सुनानी होगी और दूसरी कैंडल्स उठाकर दूसरे कमरे में एक शीशे के सामने कुछ टाइम तक अकेले बैठना होगा और कुछ देर बाद अपनी आग से पट्टी हटा मोमबत्ती को बुझाना होगा। अगर आप भाग्यशाली हुए तो वहाँ आई हुई आत्मा आपको नहीं परेशान करेगी और आप वापस इस गेम में आ सकते हो। लेकिन अगर आप भाग्यशाली नहीं हुए तो मिरर के अंदर एक पोर्टल खुलेगा और अपने आसपास आप भयानक महसूस करोगे, क्योंकि फिर भी आप चाहकर भी गेम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसा करने पर तुम लोगों को बहुत बड़ा श्राप मिल जाएगा। ये खेल जापान से पूरी दुनिया में आया था। एक बार एक परिवार इस गेम को अपने बच्चों के साथ खेलने का डिसाइड करता है और खेलते खेलते 100 स्टोरी पर जब वो लोग पहुँचे तो वहाँ अजीब तरीके से उस पति पत्नी ने मिरर के सामने ही अपना गला काट लिया और ऐसा माना जाता है कि मिरर में अभी तक उन दोनों की परछाई लोगों को नजर आती है। ऐसा डरावना माहौल बनाने के बाद वो लोग कहानी को शुरू करते हैं, जिसमें पहली बारी एलेक्स की आती है। वो एक छोटी लड़की की कहानी सुनाता है जो जंगल में अकेले किसी से छुपकर भागी जा रही थी। उसको एक उसी की उम्र की लड़की झूले पर झूलती हुई मिलती है, जिसके पास जाकर वो खड़ी हो जाती है। वो लड़की उससे भागने का रीजन पूछती है, जिस पर वो बताती है कि वो एक विच से छुपकर भाग रही है। वो उसे ये भी बताती है कि लोग कहते हैं कि वो विच बच्चों को किडनैप करके उन्हें खा जाती है। वहाँ झूले वाली लड़की के पूछने पर आखिर विच बच्चों को क्यों खाती है, तो वो लड़की रिप्लाई में कहती है कि उन्हें उसका स्वाद अच्छा लगता है। और तभी वो लड़की जो भागी जा रही थी वो विच बनने लगती है और झूला झूलती हुई लड़की पर अटैक करने लगती है। तभी एक हंटर वहाँ विच को शूट कर देता है और झूले पर झूलती हुई बच्ची से बात करता है। असल में झूले वाली बच्ची और हंटर ने ही मिलकर ये ट्रैप रचा था ताकि वो विच को पकड़ सके। वो लोग मरी हुई विच के पास खड़े होते हैं, जिसमें लड़की हंटर से इस विच के स्वाद के बारे में पूछती है और ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। उसके बाद एलेक्स दूसरे कमरे में जा उस कैंडल को बुझा देता है, लेकिन बुझाने की तुरंत बाद उसे अपने आसपास कुछ महसूस होने लगता है। लेकिन यहाँ वहाँ देखने पर उसे कुछ नहीं मिलता और वो वापस सर्किल में आकर बैठ जाता है। और अब बारी आती है क्रिस्टी की। वो कहानी सुनाना शुरू करती है। एक बच्चा अपने पिता के साथ एक घर में रहता था। उसके पिता उसे एक मरा हुआ डियर दिखाते हैं और कहते हैं कि इसे बाहर वाले लोगों ने मारा है और बाहर के रहने वाले लोग राक्षस जैसे होते हैं। वो अपने बच्चे को कभी भी बाहर की दुनिया नहीं दिखाता था। वहीं रात को वो उसे फॉग डेमन के बारे में बताता है, जो उसके घर के बाहर रहते थे और उसे बाहर जाने से मना कर देता है ताकि फॉग डेमन उसे मार न पाए। और उसके बाद वो बच्चे को एक घर दिखाकर इसे अपनी छोटी और अच्छी दुनिया बताता है और उसके लिए एक स्टोरी बुक भी पढ़ता है। दोनों अच्छे से रह रहे होते हैं कि अचानक उन्हें बाहर एक आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा कर वो आदमी बाहर जाता है और बच्चे को घर के अंदर डरावनी चीज दिखाई देने लगती है, जिसकी वजह से वो कमरे में छुप जाता है और भगवान से प्रे करने लगता है। वहीं जब सुबह तक वो आदमी वापस नहीं आता तो बच्चा घर के बाहर उसे खोजने के लिए जाता है। वहाँ उसे एक मुड़ी हुई फॉर्क मिलती है और तभी वो आदमी आकर उसे घर के अंदर वापस ले जाता है। उन्हें एक इनविजिबल चीज दिखती है जो शायद फॉग डेमन हो। वो तुरंत घर के बाहर जाता है और वो आदमी अपनी गन निकाल कर भगवान से माफी मांग सुसाइड कर लेता है, जिसे देख वो बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है। वहीं बच्चे को घर के अंदर फॉग आता हुआ दिखाई देता है और तभी वहाँ FBI वाले उस बच्चे को घर से बाहर निकाल बचा लेते हैं। वहाँ बाहर एक कार में कपल भी होता है जो बच्चे को देखकर रोने लगता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि असल में ये कपल ही उसके असली मॉम डैड थे और उस आदमी ने उसे अपने पास किडनैप कर रखा था। ये स्टोरी सुनाने के बाद क्रिस्टी दूसरे कमरे में जा मिरर के सामने मोमबत्ती बुझाने की बजाय अपना मेकअप करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ उसे एक बिल्ली दिखाई देती है। फिर वो जैसे ही अपने आप को मिरर में देखती है वो एक विच की तरह बन जाती है। ये देखकर वो बहुत जोर से डर कर चिल्लाती है, जिससे सब लोग उसके पास आ जाते हैं और एरिका उसे कहती है कि वो जो कुछ भी देखते हैं वो रियल नहीं होता। ये कहकर वो जल्दी से मोमबत्ती बुझाती है और बाहर जाकर वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अब जेम्स की बारी आती है, जो कि एक बीमार बुरी औरत की कहानी सुनाता है जो अपने कमरे में स्ट्रेचर पर लेटी थी। उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसको वो देखने के लिए नीचे जाती है और वहाँ एक
बच्चा पानी मांगता है, लेकिन बूढ़ी औरत जब उसकी तरफ दोबारा देखती है तो वो गायब हो जाता है। इसलिए डर कर वो वापस ऊपर जाने लगती है। तभी वो बच्चा जो उससे पानी मांग रहा था वो उसके सामने जोर से अपने आप को प्यासा कहकर भागने लगता है। बूढ़ी औरत इससे और ज्यादा डर कर बाहर जाने लगती है, लेकिन मेन डोर पर उसी बच्चे को देखती है, इसलिए वो किचन की विंडो से होते हुए बाहर जाने का डिसाइड करती है। लेकिन जैसे ही वो भागते भागते विंडो से बाहर निकलती है तो बाहर पहुंचने की बजाय वो कमरे में पहुंच जाती है। वहाँ वो बच्चा भी उसे दिखता है जो उसके ऑक्सीजन सिलेंडर को उससे छीन उसकी गैस अपने बैलून फुलाने में लगाता है। तभी कहीं से एक राक्षस बूढ़ी औरत को पीछे से पकड़ लेता है, जिससे बूढ़ी औरत के मुंह में से खून निकलने लगता है। राक्षस के जाने के बाद वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर तक जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाती। इतने में ही कोई चीज उसे अपनी तरफ खींच लेती है और ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। वो दूसरे कमरे में फिर जा अपनी कैंडल को बुझा देता है। वहीं उसे उसकी कमरे में एक नोट दिखता है जिसमें लिखा था कि सभी यहाँ से चली जाओ वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। ये बात वो सबको बताता है और उन्हें कागज दिखाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जेम्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ एक खेल नहीं है, यहाँ कुछ और भी हो रहा है, लेकिन एरिका उनसे गेम को कंटिन्यू करने के लिए कहती है और अब एलेक्स की बारी आती है। वो अपनी कहानी में एक औरत को दिखाता है जो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी उसकी एक बेटी उसके पास आकर सो जाती है। वो उठ कर देखती है तो उसकी बेटी के ऊपर बहुत भारी जख्म के निशान थे, जिसे देखकर वो डर जाती है और अपनी दूसरी बेटी को देखने के लिए एक चाकू ले उसके कमरे में जाती है। वहाँ वो रास्ते में खून देखती है, जिससे वो डर कर आगे बढ़ती है। कमरे में पहुँचने पर वो अपनी बेटी को आराम से सोता हुआ देखती है, लेकिन बगल में ही उसके एक राक्षस खड़ा था जो मदर के आसपास आने लगता है। लेकिन सोते हुए बेटी आवाज कर देती है, जिससे राक्षस माँ को छोड़ बेटी पर हमला कर देता है। इस बीच मदर अपना चाकू ले राक्षस के ऊपर हमला कर उसे स्टैब करने लगती है, लेकिन अगले ही पल वहाँ सब नॉर्मल हो जाता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि मदर ये सब सिर्फ हेलुसिनेट कर रही थी। वहाँ उसकी बेटी अपनी माँ को ऐसे खड़े देखकर उससे रीजन पूछती है, जिस पर उसकी माँ उसी के पीछे अपना चाकू ले दौड़ने लगती है। बेटी बचते बचाते एक बाथरूम में जाकर छुप जाती है। उसकी माँ असल में डिप्रेशन के कारण साइको हो गई थी, इसलिए उसकी बेटी बाथरूम में जा उसकी दवाई ढूंढती है, जहाँ उसे एक गोली मिलती भी है, लेकिन वो भी उसके हाथ से वॉश बेसिन में जाकर गिर जाती है। वहीं उसकी मॉम चाकू से दरवाजे को तोड़ डालती है और अपनी बेटी पर हमला कर उसे मार देती है, और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। ऐसे ही वो बार बार सर्कल में स्टोरी सुनाते और कैंडल बुझाते रहते हैं। अब क्रिस्टीन की बारी आती है, जिस पर वो कहानी सुनाकर कैंडल बुझाने जाती है, लेकिन जैसे ही वो कैंडल बुझाने लगती है तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है, जिसका फेस ऐसा लग रहा था मानो किसी ने काट खा लिया हो, जिसे देखकर वो बहुत जोर से डर कर चिल्लाती है। सब वहाँ पर आ जाते हैं और उसे संभालते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता, इसलिए वो उसकी बात पर यकीन नहीं करते। इसलिए वो कैंडल ना बुझाकर वापस घर जाने के लिए कहती है, लेकिन सब उसे गेम को कंप्लीट करने के लिए कहते हैं, जिससे उसे उनकी बात माननी पड़ती है। और अब वो गेम को कंटिन्यू करते हैं। जेम्स की बारी फिर से आती है और वो दो दोस्तों की कहानी सुनाता है, जिनका नाम होता है नीना और नताशा। एक दिन नताशा जब उठती है तो वो अपने आसपास सिर्फ अंधेरा देखती है। देखने पर वो अपने आप को जमीन के अंदर गड़ा हुआ पाती है। लोगों ने उसे मरा हुआ समझकर जिंदा ही वहाँ पर बंद कर दिया था। तभी वहाँ एक फोन का अलार्म बजता है और वो किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि वो उसे बचा सके, लेकिन वो अपने व्हाट्सएप में सिर्फ एक कांटेक्ट देखती है जो उसकी फ्रेंड नीना का था। वो नीना को कॉल करती है, लेकिन नीना नहीं उठाती। वो उसको एक मैसेज करती है कि वो उसे आकर बचा ले, उसका दम भी वहाँ घुट ही रहा था। नीना उस नंबर को नहीं पहचान पाती और उसको मजाक लगता है ये सब, लेकिन जब वो वॉइस नोट नताशा को सुनती है तो वो उसे भी वॉइस नोट भेजती है। इसमें वो उसे प्रूफ करने के लिए कहती है कि वो नताशा ही है और कई सवाल पूछने लगती है। फिर लास्ट में नीना बताती है कि नीना को पता चल गया था कि नताशा और नीना के बॉयफ्रेंड ने नीना को चीट किया था, इसलिए उसने खुद ही दोनों को ऐसा जहर दिया जिससे लोग उन्हें मरा हुआ समझे, और उनके ताबूत में उसने ही फोन रखा था और अपना नंबर दिया था ताकि वो दोनों को तड़पता हुआ देख सके। नीना उसके ताबूत के ऊपर खड़ी थी और वो उसको तड़पता हुआ देख वहीं पर छोड़कर चली जाती है, और ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। और फिर जेम्स कैंडल बुझाने जाता है और अब वो इस गेम से पक चुका था, इसलिए वो गेम छोड़कर बाहर जाने लगता है, जिस वजह से एलेक्स और जेम के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। क्रिस्टी दोनों को चुप करा कर उन्हें गेम में फिर से बैठाती है और एलेक्स की बारी आती है, जो एक प्रीस्ट की स्टोरी सुनाता है, जो नदी पार करते हुए एक घर में आता है जहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी अपनी फादर के साथ रहती थी। असल में उसकी बेटी के ऊपर एक भूत का साया था जिसे उतर
करवाने के लिए प्रीस्ट एंड्रयूज को वहाँ पर आना था, लेकिन किसी कारणवश वो अपने दोस्त प्रीस्ट कैरी को वहाँ पर भेज देते हैं। वो उसकी बेटी के पास जाकर बैठता है, जहाँ उसकी बेटी कहती है कि भूत हम सबको मारने वाला है, लेकिन प्रीस्ट उससे हिम्मत बढ़ाता है। तभी उस लड़की को दर्द होना शुरू हो जाता है और वो उल्टी करने लगती है। प्रीस्ट उसको संभालने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता और धीरे धीरे वो लड़की एक राक्षस का शेप ले लेती है, लेकिन तभी वहाँ वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब फादर बेटी के पास आकर बैठता है तो वो फिर से चुड़ैल बनने लगती है और अपने पिता का गला काट लेती है। उसकी आवाज सुन प्रीस्ट वहाँ आकर अपना क्रॉस साइन दिखाकर चुड़ैल को शांत करता है और उसके हाथ का थोड़ा सा खून लेकर एक कांच की बोतल में बंद कर देता है और वहाँ से वो कुछ मंत्र बोलकर बोतल को गर्म करता है, जिससे जैसे जैसे बोतल गर्म होती जाती है वैसे वैसे लड़की के शरीर से वो चुड़ैल तड़पने लगती है, जिससे गुस्से में वो लड़की खड़ी होकर वहाँ की सारी कैंडल्स बुझाकर उस प्रीस्ट पर हमला कर देती है। लेकिन तभी पीछे से लड़की के पिता वहाँ आ लड़की को बड़ी मुश्किलों के साथ बेड पर लिटा देते हैं। फिर लड़की उनके कान में कुछ ऐसा बोलती है जिससे उसकी फादर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन इतने में ही वो प्रीस्ट पूरी तरह से लाइटर से बोतल को जला चुका था, जिससे वो लड़की ठीक हो जाती है। अब वो चुड़ैल बोतल में बंद हो जाती है। उसी समय लड़की को लेबर पेन शुरू होता है, जिससे उसे एक बेबी होता है, लेकिन लड़की के माता पिता को उस बेबी के पिता कौन है ये पता नहीं था, जिसकी वजह से वो उस बेबी को अपने पास ना रखकर प्रीस्ट को ही उसकी देखभाल करने के लिए दे देते हैं, जिससे प्रीस्ट बेबी को अपने साथ ले जाने लगता है और नदी पार करते समय वो उस बोतल को तोड़ देता है, जिससे चुड़ैल बाहर निकल जाती है और फिर से वो लड़की चुड़ैल के वश में आ जाती है और वो घर के अंदर अपने माता पिता दोनों को ही मार डालती है। लेकिन तभी उसके घर में वही प्रीस्ट आते हैं जो कि पहले आने वाले थे और यहाँ से हमें पता चलता है कि पहले जो प्रीस्ट आया था वो बच्चे को हासिल करने के लिए आया था। वहीं हमें नकली प्रीस्ट कैरी को दिखाया जाता है जो उस बेबी को अपना ही बच्चा बताता है, जहाँ से हमें ये स्टोरी समझ आती है कि लड़की ने अपने पिता के कान में ये कहा था कि ये बच्चा इसी प्रीस्ट का है, इसलिए फादर ने प्रीस्ट को ये बच्चा ले जाने के लिए कहा था और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। जिसके बाद एलेक्स कैंडल बुझाने जाता है, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी जब वो वापस नहीं आता तो जेम्स उसे ढूंढने के लिए कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ उसे एलेक्स नहीं दिखता। वो आकर उन दोनों लड़कियों को ये बात बताता है और एरिका उसे इस बारे में यही कहती है कि गेम कंटिन्यू करना चाहिए, जिसे देख जेम्स को शक होता है क्योंकि उनका दोस्त एलेक्स लापता था और अभी भी एरिका को खेल की पड़ी है, लेकिन फिर भी वो गेम कंटिन्यू करता है और क्रिस्टी कहानी सुनाती है। एक लड़का चेयर पर बैठकर एक समुद्र में मरे हुए आदमी की फोटो देख रहा था। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो नए अपार्टमेंट में रहने जाती है। वहीं वो अपनी दोस्त को पिक भेजकर मैसेज कर ये बताती है कि वो यहाँ अच्छे से सेटल हो जाएगी। वो जब अपने फोन की गैलरी चेक करती है तो उसमें उसी की रात के सोते समय की फोटो उससे मिलती है, जो उसे याद ही नहीं था कि ये उसने कब खींची है। वो अपनी पुरानी दोस्त जो उसी अपार्टमेंट में रहता था उसके कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ के पड़ोसी उसे बताते हैं कि एडम तो 3 दिन पहले ही यहाँ से खाली करके चला गया था। रात को वो अपने घर की छत लीक होता हुआ देखती है, जिससे उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। वो इस रात अपना फोन अपने हाथ में ही लेकर सो जाती है और उसे एक सपना आता है जिसमें उसे चेयर पर बैठा वही लड़का दिखता है जिसे स्टोरी की शुरुआत में दिखाया गया था और वो उसकी अपने फोन से फोटो खींच लेती है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो फिर से अपना फोन चेक करती है। इस बार उसके फोन में उसे कोई फोटो नहीं मिलती। फिर वो नहाने जाती है और बाहर आकर जब वो अपना फोन चेक करती है तो फोन में उसी की नहाते वक्त की फोटो ऐसे मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और तुरंत जल्दी जल्दी वहाँ से भागकर अपनी कार में जाने लगती है। लेकिन इस बीच उसे याद आता है कि उसने अपनी कार की ली ही नहीं है, जिस वजह से वो वापस अपने रूम में जाने लगती है। लेकिन तब वहाँ उसे शार्क खुला मिलता है और वो जब वहाँ जाती है तो वहाँ किसी के पैरों के निशान उसे दिखते हैं। वो अपने बेड पर किसी को चादर लपेटे हुए सोता देखती है। वो चादर उठाने जब वहाँ जाती है तो वहाँ पर उसे सिर्फ एक शर्ट मिलती है जो उसी पार्टी वाले लड़के की होती है जिसे उसने सपने में देखा था। और जब वो शर्ट को हटाती है तो उसमें से हाथ बाहर आने लगता है, जिससे डर कर वो बाथरूम में चली जाती है और तभी वहाँ से एक हाथ आकर उसको उसी बाथिंग टब में गिरा देता है। हमें फिर पार्टी वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ वो भी उस समुद्र में मरे हुए लड़की की फोटो देख रही थी। अगले दिन पुलिस वहाँ आती है और बाथटब में उसकी लाश देखती है और एक पुलिस वाला उसकी फोटो खींचता है और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। असल में ये कहानी एक कर्ज के ऊपर थी जो मरे हुए की फोटो खींचने पर उस पर चला जाता था। जो लड़का हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो एक मरे हुए इंसान की फोटो देख लेता है जो उसी ने खींची थी, जिससे वो श्राप उस लड़की को लग गया था और इस श्राप से जब वो मर गया तब उसकी फोटो उस लड़की ने खींच ली, जिससे वो उस पर ट्रांसफर हो गया और इस कर्ज ने ही लड़की
लड़की की जान ले ली और अब पुलिस वाले ने उस लड़की की तस्वीर खींच ली है, तो अब वो कर्ज उस पुलिस वाले को लग जाएगा। इस स्टोरी के बाद क्रिस्टी अपनी कैंडल बुझाने जाती है और वापस आकर एरिका से आखिरी कहानी सुनाने को कहती है। एरिका कहानी सुनाना स्टार्ट करती है, जिसमें वो एक लड़की के बारे में बताती है जो कि अनाथ थी। उसकी देखभाल उसकी दादी करती थी। जब लड़की 11 साल की हुई तब दादी ने उसे एक बुक के बारे में बताया जिसे वो डार्क मैजिक कर सके। दादी उस बच्ची को जादू सिखाने लगती है। कुछ समय बाद गांव के लोगों को पता चल जाता है कि ये लोग काला जादू करते हैं। जिससे वो सब लोग डायन कहकर उसको ये गांव छोड़कर जाने के लिए धमकाते हैं। फिर वो लोग उस पर पत्थर फेंकने लगे, जिससे धीरे धीरे सिचुएशन और बिगड़ने लगी। एक दिन लड़की अपने स्कूल कैंप पर गई थी। जब उसने वापस आकर अपनी दादी को देखा तो वो मरी हुई थी। उसकी दादी को गांव वालों ने पत्थर फेंक फेंक कर मार डाला और उसका आधा फेस उसके यहाँ पर रहने वाली बिल्ली ने खा लिया था। लड़की ने आगे के साल एक ऑर्फनेज में बिताए, जहाँ वो और भी ज्यादा ब्लैक मैजिक करने लगी और बहुत निर्दयी बन गई। बड़ी होने के बाद लड़की ने अनाथालय छोड़ दिया और वो अपनी दादी के घर पर वापस लौट आई और एक लाइब्रेरी से उसने किताब ली जिसमें डरावनी कहानी थी और बुक का नाम था 100 कैंडल्स। वहाँ से उसने पड़ोसियों के बच्चे को अपने घर बुलाना शुरू किया और उन्हें 100 कैंडल्स गेम खिलाने लगी और धीरे धीरे सबको मारने लगी और अपने गुस्से का बदला लेने लगी। दरअसल एरिका अपनी ही कहानी सुना रही थी और उसने उन सब लोगों को जानबूझकर इस गेम में फंसाया था। वो आखिरी कैंडल वहीं बुझा देती है, जिससे आसपास की बाकी कैंडल्स अपने आप बुझ जाती हैं। क्रिस्टी वहाँ से खड़ी होती है और उसे जेम्स और एलेक्स में से कोई भी नजर नहीं आता। उसके सामने तभी एरिका की दादी की आत्मा आती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।